हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत के कुछ और भी महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली दो क्लास में हम लोगों ने पूर्व मध्यकालीन भारत के जो कुछ राजवंश थे उनका अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग ने चालुक्यों के बारे में अध्ययन किया था, उसके बाद फिर राजपूत शासकों के बारे में अध्ययन किया था, उसके बाद हर्षवर्धन के काल के बारे में अध्ययन किया था और इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे राजवंशों का अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में जो बचे हुए कुछ राजवंश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए हम लोग गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, बंगाल के सेन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद दो छोटे छोटे राजवंशों जिसमें कलचुरी और हिंदू शाही वंश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर अंत में कश्मीर के 3-4 प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत की जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी और हम लोग अब आ जाएंगे मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत में हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे और शुरुआत से, जैसे कि भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ और अरब लोग कौन थे, यानी भारत में अरब कब आए, उनके आने का क्या कारण था, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर उसी के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि इस्लाम धर्म का स्थापना किसने किया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें भी जानेंगे। तो उन सब चीजों को जानने से पहले हम लोग को आज की क्लास में इन सब चीजों के बारे में देख लेना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए, अभी हम लोग को देखिए सबसे पहले पढ़ना है सोलंकी वंश के बारे में। इस वंश को देखिए गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। कहीं कहीं अगर मान लीजिए लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गुजरात का जो सोलंकी वंश है इसी को ही गुजरात का चालुक्य वंश के नाम से भी इतिहासकारों के द्वारा पुकारा जाता है, बुलाया। कुछ पुस्तकों में इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये जो चालुक्य वंश है वह दक्षिण के चालुक्य वंशों से अलग है। देखिए, अब देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इनके बारे में जानकारी कैसे पता। देखिए, इस वंश की जानकारी मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि, फिर उसके बाद सोमेश्वर के द्वारा रचित की गई कीर्ति कौमुदी, जय सिंह सूरी के द्वारा रचित किया गया कुमार भूपाल चरित, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया द्वाश्रय काव्य आदि साहित्यिक स्रोतों तथा तलवाड़ा लेख, कादी लेख तथा वाड़गर लेख से जानकारी की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए इस वंश की जो शाखाएं थी वो 3 भागों में विभक्त थी। पहली जो शाखा थी इसकी देखिए मालवा के पास स्थित मत्तामपुर नामक क्षेत्र में स्थित थी। दूसरी जो शाखा थी वो पूर्ण रूप से गुजरात में विस्तृत थी और जो तीसरी शाखा थी वो लाट क्षेत्र में विस्तृत थी। उसके बाद देखिए जो गुजरात के ये सोलंकी या चालुक्य शासक थे, इनकी शाखा की स्थापना मूल राज प्रथम नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी और उसने इस वंश की स्थापना 941 से लेकर 995 ईस्वी के बीच शासन किया और स्थापना की। देखिए, इसने अपनी राजधानी अन्हिलवाड़ को बनाई थी और शुरू में इसके जो भी शासक थे वो सब क्या थे, जैन धर्म के उपासक थे। चालुक्य शासकों को देखिए कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि ये अग्नि कुल से उत्पन्न राजपूतों में से ही एक थे, यानी ये लोग भी जो हम लोग पिछले क्लास में राजपूतों के बारे में अध्ययन किए हैं जिसमें परमार, चौहान, चंदेल, तो इनको भी इतिहासकारों ने कहा है कि ये भी उन्हीं में से एक थे। अब देखिए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक शासक था वो भीम प्रथम था और भीम प्रथम ने 1021 से 1068 ईस्वी तक शासन किया था। इसको देखिए इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। देखिए हेमचंद्र के अनुसार इसने सिंध के राजा हम्मुक को पराजित कर दिया तथा उसे अपने अधीन कर लिया था। इसके समय में ही देखिए महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा
वो कब और किसके शासनकाल में किया गया था? तो सोलंकी शासक भीम प्रथम के साथ। देखिए, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो भीम वहां से भाग गया, उसने उसका मुकाबला नहीं किया और वह भागकर कंथा नामक दुर्ग में छुप गया था। इस अभियान में देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसके बाद देखिए, कुछ इतिहासकारों का कहा जाता है कि बाद में जब महमूद गजनवी इसको लूट कर चला गया, तब भीम प्रथम ने ईंट तथा लकड़ी के मंदिर के स्थान पर सोमनाथ में पत्थर का मंदिर बनवाया। यानी इसके पहले ये जो मंदिर था वो ईंट और लकड़ी का था, बाद में जब इसको तोड़ दिया गया महमूद गजनवी के द्वारा, तब इसे फिर पत्थर का बनवाया गया। भीम प्रथम के सेना नायक बिमल ने माउंट आबू पर्वत पर जैनियों के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और यह मंदिर वर्तमान में भी जैन धर्म के मानने वालों लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी देखिए जो रचना की थी वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक 2 वास्तुकारों ने की थी। यह मंदिर बिमल वसही के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस मंदिर का एक और नाम है जो विमल वसही के नाम से प्रसिद्ध है। इसका देखिए उत्तराधिकारी कर्ण नामक शासक था और इसने कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण सागर झील का निर्माण करवाया था। अन्हिलवाड़ा के देखिए कर्ण मेरू मंदिर के निर्माण का श्रेय भी इसी को दिया जाता है, यानी जो इसके बाद का शासक कर्ण था उसके द्वारा 3 प्रमुख स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिसमें कर्णेश्वर मंदिर, कर्ण सागर झील तथा कर्ण मेरू मंदिर प्रमुख। जो अगला शासक था वो जय सिंह सिद्धराज था। इसने 1094 से लेकर 1143 ईस्वी के बीच शासन किया था। यह सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने देखिए मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को पराजित करके उसको बंदी बना लिया था और उसके विजय करने के बाद इसने अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा देखिए यह शैव धर्म को मानने लगा था और इसने वहां से यशोवर्मन के यहाँ से जैन विद्वान हेमचंद्र को भी संरक्षण दिया था। इसके बाद देखिए हेमचंद्र ने व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम की रचना की थी। इसने देखिए आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया जहां उसने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की। इसका मतलब कि आबू पर्वत पर इसके द्वारा भी एक संरचना का निर्माण किया गया और उस संरचना में इसने मंडप के अंदर अपने जो पूर्वज थे उनको घोड़े पर आसीन करके फिर उनकी मूर्तियां बनवाई थी। इसके द्वारा देखिए सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया गया था। इसके अलावा देखिए वैरोचन पराजय के लेखक श्रीपाल उसके दरबार में रहा करते थे। इसकी उदारता के कारण कवि और विद्वान ही नहीं योद्धा भी पार्षद बनाए जाते थे, यानी यह बहुत ही उदार शासक था, कवियों विद्वानों का सम्मान किया करता था। इसके बाद देखिए अगला जो शासक था वो कुमारपाल था। कुमारपाल ने देखिए 1143 ईस्वी से लेकर 1172 ईस्वी तक शासन किया था। यह भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने देखिए शाकंभरी के चौहान शासक आणोराज को पराजित किया था। इसके पहले देखिए यह भी शैव मतानुयायी था और इसने सोमनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना की थी तथा कुछ शिव मंदिर भी बनवाए थे। बाद में देखिए हेमचंद्र के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। यह देखिए जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। कुछ लोगों को कहना है कि यह जैन धर्म का अंतिम प्रवर्तक भी था। बाद देखिए कुमारपाल के भतीजे अजय पाल ने विष देकर इसकी हत्या कर दी थी और फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ था। अजय पाल देखिए 1173 से 1176 ईस्वी तक शासन करता है। यह पूरी तरह से शैव शासक था, यानी कट्टर शैव था। जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि इसने जैन साधुओं की हत्या करवाई तथा जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, यानी इसके पूर्वज जो थे वो जैन धर्म को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्रय देते थे, उसका
पालन करते थे, उसको मानते थे। और बाद में इसने जैन धर्म को नहीं स्वीकार किया बल्कि शैव धर्म को स्वीकार किया और जैनियों को नष्ट करना शुरू किया। जैन मंदिरों को भी इसने ध्वस्त किया। एक महत्वपूर्ण सोलंकी शासक अर्जुन था। इसने देखिए धार्मिक सद्भाव को प्रेरित किया तथा मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने के लिए दान दिया। उसके बाद देखिए इस वंश का जो अगला शासक था वह भीम द्वितीय था और यह इस वंश का अंतिम शासक भी था। इसने ही देखिए 1178 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को कासहद के मैदान में हराया था और यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार भी थी। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित कर उसे अजमेर तक ढकेल दिया था इसने। परंतु 1197 ईस्वी में जब ऐबक ने इसके ऊपर दोबारा आक्रमण किया तब यह पराजित हो गया और 1201 में भीम द्वितीय पुनः अंढिलवाड़ा पर अधिकार करने में कामयाब रहा, किंतु उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसके एक मंत्री देखिए लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना कर दी। यानी जब इसकी स्थिति कमजोर हो गई तो उसी के ही अंदर से जो लोग थे महत्वपूर्ण, उन्हीं लोगों में से किसी ने एक नए वंश की स्थापना कर दी थी और उस वंश का नाम था बघेल वंश। बघेल वंश का देखिए कर्ण द्वितीय जो था वह अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। इसके बाद जो है इस क्षेत्र में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हो जाता है। इसने देखिए अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का बहुत डटकर मुकाबला किया था, लेकिन फिर भी अंत में इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पराजित होना पड़ा और रायकर्ण बघेल के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके गुजरात को सल्तनत का अंग बना लिया। यानी गुजरात को उसने अपने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही कराया गया था। जो मोढेरा, गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और उसका निर्माण कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इन्हीं सोलंकी शासकों के द्वारा करवाया गया है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं हो पाता है कि किस सोलंकी शासक के द्वारा यह निर्मित कराया गया। इसके बाद देखिए अब हम लोग अगला जो वंश है वो है बंगाल का सेन वंश। हम लोगों ने पिछली की क्लास में बंगाल के पाल शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब ये लोग देखिए बंगाल के एक अन्य महत्वपूर्ण वंश से संबंधित थे और इनकी स्थापना देखिए पाल वंश के विघटन के पश्चात हुई थी। सेन वंश के लेखों के अनुसार देखिए इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया जाता है तथा इनका आदि पुरुष वीर सेन नामक व्यक्ति को बताया जाता है। यानी इनका सबसे जो आदि पुरुष था वो वीर सेन था और ये लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। इस वंश के लोग देखिए मूलतः कर्नाटक यानी पश्चिमी आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जो बाद में आकर बंगाल में बस गए थे। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि पहले ये लोग आंध्र प्रदेश में रहते थे, बाद में लोग बंगाल में आकर बस गए थे और यहीं पर इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की थी। सेन जो थे शुरू में देखिए पाल शासकों के अधीन राजकीय सेवा में कार्य कर रहे थे। यानी जब ये बंगाल में आए थे तो उस समय पाल वंश का शासन था और ये लोग उन्हीं के अधीन रहते हुए सरकारी कार्यों में लगे हुए थे। बाद में देखिए इसकी स्थापना एक नए वंश के रूप में की गई थी और उसकी स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। तो इसका संस्थापक कौन हो गया? सामंत सेन। देखिए इसके बाद देखिए इनका एक महत्वपूर्ण शासक विजय सेन था, जिसने 1095 ईस्वी से लेकर 1158 ईस्वी तक शासन किया था। यह अपने वंश का देखिए प्रथम महत्वपूर्ण शासक था और यह शैव मतानुयायी भी था। यानी शैव धर्म को मानने वाला था और एक महत्वपूर्ण शासक भी था। इसने देखिए पश्चिम बंगाल में विजयपुर नगर की नींव डाली थी और पूर्वी बंगाल में इसने देखिए विक्रमपुर नामक एक नए राजधानी की भी स्थापना की थी। ऐसा प्रमाण इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा देखिए कवि उमापतिधर द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की विजयों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसने नत्य एवं वीर यानी नेपाल एवं मिथिला को पराजित किया था। यानी अभिलेखों में कहा गया है कि इसने नेपाल और जो मथुरा के क्षेत्र थे उसको पराजित किया था और उस पर अधिकार
कर लिया था। विजय सिंह की सफलताओं से देखिए आकृष्ट होकर श्रीहर्ष ने विजय प्रशस्ति और गौडोरविस प्रशस्ति काव्य की रचना भी की थी। यानी इस प्रशस्ति में, इस प्रशंसा लेख में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा देखिए कहा जाता है कि श्रीहर्ष कन्नौज के गढ़वाल शासकों के दरबारी कवि थे और उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। इसके बाद देखिए इसका अगला जो शासक है वो बल्लाल सेन है और बल्लाल सेन 1158 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक शासन करता है। विजय सेन की मृत्यु के बाद यह देखिए शासक बनता है और यह भी शैव मतानुयायी बताया जाता है, यानी यह भी शैव धर्म को मानने वाला था। इसने देखिए बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का प्रयास किया था और इसके लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इसने देखिए कुलीनवाद के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन का भी प्रचलन करवाया था बंगाल में। इसके द्वारा ही देखिए बंगाल में विभिन्न प्रकार के निम्न जातियों और उच्च जातियों के बीच जो विभेद थे उसको खत्म करने के लिए इसने ऐसा किया था। इसने देखिए दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें इसका अद्भुत सागर जो ग्रंथ था वो अपूर्ण रह गया था। बाद में इसके अन्य जो वंशज थे उन लोगों ने पूरा किया था। देखिए इसने गौड़ेश्वर एवं निःशंकर की उपाधि भी धारण की थी। सर्वप्रथम देखिए इसी ने कन्नौज से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें बंगाल में बसाया था। इसने कन्नौज से ब्राह्मणों को बुलाया और अपने राज्य में बसने की अनुमति प्रदान की थी। वृद्धावस्था में देखिए बल्लाल सेन प्रयाग चला आया था और जीते जी उसने यहीं पर जल समाधि लेके अपने आप को समाप्त कर दिया था। यानी इसको किसी के द्वारा मारा नहीं गया बल्कि इसने स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली। इसके बाद देखिए लक्ष्मण सेन इसका उत्तराधिकारी और इसका पुत्र भी माना जाता है। उसने इसके बाद शासन करना शुरू किया। प्राचीन भारत में देखिए सबसे लंबी उपाधि इसी की मिलती है और यह इसके लिए ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी देखिए उपाधि जो है लगभग 2.5 लाइन की है। देखिए अश्वपति, गजपति, नरपति, राजज्ञाधिपति, सेनकुल, कमल, विकास, भास्कर, सोमवंश, प्रदीप, परम भट्टारक, परम सौर, गौडेश्वर, महाराजा धीराज। यानी इतनी बड़ी इसकी उपाधि थी जिसकी वजह से ये प्राचीन भारत के शासकों में सबसे बड़ी उपाधि वाला शासक माना जाता है। इसने देखिए बंगाल की जो प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती, जिसको लखनौती के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी। इसने देखिए अपने पिता के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर यानी खगोल शास्त्र को पूरा किया था। यानी इसका जो ये ग्रंथ था इसके पिता का, वह खगोल शास्त्र से संबंधित था और उसको वह पूरा नहीं कर पाया था। बाद में इसने इसको पूर्ण किया। इसके द्वारा देखिए कुछ कविताएं उसके दरबारी कवि श्रीधर दास के सदुक्ति कर्णामृत में भी प्राप्त होते हैं। यानी कहा जाता है कि इसने कुछ कविताएं भी लिखी थी, लेकिन उन कविताओं को उसके दरबारी कवि ने अपनी रचना में स्थान दिया था। इसके दरबार में देखिए गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध, सदुक्ति कर्णामृत के लेखक श्रीधर दास आदि निवास करते थे। इन्हीं लोगों की वजह से देखिए इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसके दरबार में 5 रत्न रहा करते थे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार से इसके दरबार में 5 रत्न रहा करते थे, जिसमें देखिए जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति तथा चरण थे। इसके बाद देखिए इसके दरबार में कुछ और महत्वपूर्ण लोग रहते थे, जिसमें देखिए हलायुद्ध इसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद्र को भी पराजित किया था। लेखों में देखिए इसे परम भागवत की भी उपाधि प्रदान की गई है। लक्ष्मण सेन ने देखिए बंगाल में एक नई संवत का प्रचलन किया था, जिसका नाम लक्ष्मण संवत बताया जाता है। इसके अलावा देखिए लक्ष्मण सेन ने गढ़वालों यानी जयचंद्र से काशी एवं प्रयाग जीत लिया था और इसने
पुरी, काशी एवं प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किया था। यानी इसने अपने वर्तमान उत्तर प्रदेश के काशी और प्रयाग क्षेत्र को जीता था और यहाँ पर इसने विजय स्तंभ स्थापित कराया था। 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके इसके जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से सेन वंश जो है तुर्क शासकों के अधीन चला गया। इसके बाद देखिए अगला जो वंश है वो कलचुरी वंश है। इसको देखिए त्रिपुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका जो शासन था वो त्रिपुरी क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए कलचुरी लोगों को प्राचीन है क्षत्रियों की एक शाखा बताया जाता है और कलचुरी जो शासक थे वो अपने को कीर्ति वीर सहस्रार्जुन का वंशज कहा करते थे। इनके लेखों में देखिए इन्हें चंद्रमा से उत्पन्न तथा आत्रेय वंश का भी बताया गया है। इस वंश का संस्थापक वाम राजदेव नामक व्यक्ति था, किंतु वास्तविक संस्थापक इनका कोक्कल प्रथम को इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। कोक्कल प्रथम 845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया था। त्रिपुरी को देखिए डाहल या दहाल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कलचुरियों की देखिए एक शाखा गोरखपुर में भी स्थापित हुई थी। कोक्कल प्रथम के पश्चात देखिए शंकरगढ़ तथा युवराज प्रथम नामक व्यक्ति इस वंश के महत्वपूर्ण शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। युवराज प्रथम देखिए एक महत्वपूर्ण शासक था और इसी के शासन काल में राजशेखर नामक कवि जो है कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आकर बस गए थे और फिर यहीं पर राजशेखर ने काव्य मीमांसा एवं विद्धशाल भंजिका की रचना की थी। विद्धशाल भंजिका का जो मंचन है इसमें युवराज के दरबार में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया गया था। यानी जो विद्धशाल भंजिका की रचना राजशेखर ने की थी उसमें युवराज प्रथम के बारे में ही वर्णन किया गया है और उसके सफलताओं को बेहतर तरीके से बताया गया है। इसका देखिए मुख्य नायक भी इसी को बनाया गया है। विद्धशाल भंजिका में देखिए युवराज को उज्जैनी भुजंग के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद देखिए कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि युवराज प्रथम ने ही बंगाल के पाल तथा कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया था, किंतु वह चंदेल नरेश यशोवर्मन से पराजित हो गया था। इसके अलावा देखिए बिल्हारी लेख में युवराज द्वारा 3 समुद्रों तथा उत्तर में कैलाश तक की विजय यात्रा का भी उल्लेख किया गया। यानी इस लेख में कहा गया है कि इसने 3 समुद्रों तक के क्षेत्र को जीता था और उत्तर में कैलाश पर्वत तक के क्षेत्र को जीतकर अपना क्षेत्र विस्तारित किया था। इसके पश्चात देखिए इस वंश में लक्ष्मण राज, शंकरगढ़ तृतीय, युवराज द्वितीय तथा कोक्कल द्वितीय नामक व्यक्ति शासक बनते हैं। युवराज द्वितीय के द्वारा ही देखिए बिल्हारी अभिलेख लिखा गया है और इस अभिलेख में उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की हुई है, इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद देखिए इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक गांगेय देव होता है और जिसने 1019 से 1041 ईस्वी तक शासन किया था। यह कोक्कल द्वितीय का पुत्र बताया जाता है और कहा जाता है कि यह अपने पूर्वजों की भांति भी शैव धर्मानुयायी था। इसने देखिए महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा महामंडलेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। खैरा लेख के अनुसार यह पहला राजपूत शासक था जिसने स्वर्ण सिक्का चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने देखिए स्वर्ण सिक्के चलाए थे और इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा कार्य करने वाला यह पहला राजपूत शासक था। इसके सिक्कों पर देखिए लक्ष्मी शैली की सिक्कों की बहुत ज्यादा अधिकता है और इसमें बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति का अंकन किया गया है। ये सिक्के देखिए बाद में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे और फिर इसको चंदेलों, गढ़वालों एवं तोमरों ने भी अपने शासन काल में इस्तेमाल किया था और इसका प्रचलन करवाया था। चंदेल लेख से सूचना मिलती है कि गांगेय देव विक्रमादित्य विद्याधर चंदेल की गुरु के समान पूजा करता था। और फिर उसके बाद देखिए और स्रोतों से पता चलता है कि गांगेय देव ने प्रयाग में अपना एक निवास स्थान बनाया था और वह यहीं पर अपनी 100 रानियों के साथ
वट वृक्ष के नीचे मृत्यु को प्राप्त हो गया था, यानी वहीं पर उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और इस प्रकार से यह देखिए इस शासन से हट जाता है। और इसके बाद अगला शासक देखिए कर्णदेव बनता है, और कर्णदेव को देखिए लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने देखिए 1041 से 1070 ईस्वी तक शासन किया था। यह अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे महान शासक भी बताया जाता है। इसने देखिए गुजरात के शासक भीम के साथ मिलकर मालवा के परमार भोज को पराजित किया था, और इसके उपलक्ष्य में इसने कलिंग विजय की तथा त्रिकलिंगाधिपति नामक उपाधि धारण की। यह भी देखिए शैव मतानुयायी था, यानी शैव धर्म का समर्थक था, तथा इसने बनारस में कर्ण मेरु नामक शैव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखिए यह प्रयाग एवं काशी में नियमित दान देता था। काशी में ही प्रसिद्ध कश्मीरी कवि बिल्हड़ इसी के दरबार में कुछ समय तक रहे थे। इसके बाद देखिए इसने पाल शासक नैमाल पर भी हमला किया था, परंतु बौद्ध भिक्षु दीपंकर यानी अतीश की मध्यस्थता से दोनों के बीच संधि हो गई थी। यानी इसने पाल शासकों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के बीच में मध्यस्थता करने की वजह से इनके बीच में संधि कर दी गई थी। इसके बाद देखिए इस वंश में यशकर्ण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह एवं विजय सिंह नामक शासक जो है आए थे। और इस प्रकार से देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक था वो विजय सिंह था, जिसने चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन को परास्त करके त्रिपुरी को अपने राज्य में समाहित कर दिया। यानी इस वंश का अंतिम शासक जो था विजय सिंह था, और इसने चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन को पराजित करके त्रिपुरी को अपने राज्य में समाहित कर लिया, और इस प्रकार से इस वंश का अंत हो गया। अगला देखिए है शाही वंश। यानी अब हम लोगों ने 3 वंशों के बारे में अध्ययन कर लिया है, अब यह चौथा वंश है। देखिए यह वंश काबुल घाटी तथा गंधार प्रदेश में स्थापित एक ऐसा वंश था जिसका देखिए लग तुर्कमान के ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटाकर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। यानी यह जो वंश था ये वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में था, और इसकी जो स्थापना थी देखिए ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने की थी। इस वंश का देखिए महत्वपूर्ण शासक जयपाल था, और 986-87 ईस्वी में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया था, किंतु उसे पराजित होकर अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। यानी इसने गजनी की तरफ आक्रमण किया था, सोचा था कि गजनी को जीत लिया जाए, लेकिन इसको पराजय झेलनी पड़ती है। उसके बाद देखिए 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने अपने आप को गजनी का शासक नियुक्त किया। यानी गजनी में महमूद गजनवी नामक महत्वपूर्ण और पराक्रमी शासक का शासन स्थापित हुआ, और इसी महमूद गजनवी ने देखिए 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया था। इस अपमान के कारण देखिए जयपाल ने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यानी जब महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया तो इसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे बहुत ही आत्मग्लानि हुई थी। के बाद देखिए महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी 2 बार पराजित किया था। उत्तर पश्चिमी भाग में यह भारत का देखिए पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। यानी इन्होंने अपनी राजधानी उद्भांडपुर नामक क्षेत्र को बनाया था। यह राज्य देखिए मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहला शिकार हुआ था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है। यानी मुस्लिम शासकों ने सबसे पहले इसी राज्य पर आक्रमण किया था। इसके बाद हम लोग देखिए एक छोटा सा वंश है जिसको सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा मध्यकाल में पढ़ेंगे, जब मुगलों का शासन स्थापित होता है तब। देखिए सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी।
अपनी विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था और इस विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और यह चित्तौड़ में स्थित था। खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में देखिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित कर दिया था। अब देखिए अगला जो है हम लोग आते हैं आज की क्लास का अंतिम राजवंश, कश्मीर के प्रमुख राजवंश। देखिए कश्मीर के जो ये राजवंश हैं, इनकी जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी नामक रचना है। यानी राजतरंगिणी में ही इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि कल्हड़ जाति का ब्राह्मण था और इसने ही राजतरंगिणी की रचना की थी। इसने देखिए अपनी इस रचना को लोहार वंशीय शासक जय सिंह के काल में पूर्ण किया था। यानी इसने इसको कई वंशों के दौरान पूरा किया था, एक ही बार में इसको पूरा नहीं किया था। इन सब देखिए महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में मैं आप लोग को एक अलग क्लास में बताऊंगा, जिसमें मेगस्थनीज की इंडिका, कल्हड़ की राजतरंगिणी और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो इसमें हम लोग बस इसके बेसिक चीजों को जान लेते हैं। देखिए इसकी जो रचना राजतरंगिणी की इसने की थी, उसने पूरी तरह से इसको महाभारत की शैली के आधार पर किया था। यानी जिस शैली में महाभारत लिखा गया है उसी शैली के आधार पर इसने इसकी रचना की थी। इसने देखिए कश्मीर में 4 प्रमुख वंशों के बारे में अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया है, जिसमें देखिए कारकोट वंश, उत्पल वंश, यस्कर वंश तथा लोहार वंश प्रमुख बताए जाते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कारकोट वंश के बारे में। कारकोट वंश के लिए देखिए नाग वंश का भी नाम कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है। देखिए 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी और दुर्लभ वर्धन जो था वह गोनंद वंश के अंतिम शासक बालादित्य की हत्या करके इस वंश की स्थापना किया था। देखिए गोनंद वंश में ही यशोमती नामक एक रानी भी हुआ करती थी और कहा जाता है कि यह कन्नौज के शासक हर्ष की समकालीन भी थी और यह भी उसी के समकालीन था। इसी के समय ह्वेनसांग ने कश्मीर की राजधानी प्रवरपुर में 2 वर्ष बिताया था। यानी गोनंद वंश के जो शासक थे उन्हीं के काल में रानी यशोमती थी और रानी यशोमती के ही जो वंशज थे उनको पराजित करके दुर्लभ वर्धन ने इस वंश की स्थापना की थी और इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग 2 वर्ष तक कश्मीर में रहा था। उसके बाद देखिए दुर्लभ वर्धन के बारे में बताया जाता है कि इसने कश्मीर में रखे बुद्ध के दांतों को हर्षवर्धन को लाकर भेंट भी किया था। यानी बुद्ध के जो दंत अवशेष थे कश्मीर में उसको इसने लाकर हर्षवर्धन को दिया था। इसका देखिए उत्तराधिकारी जो था वो दुर्लभक था और इसने प्रतापादित्य की उपाधि ग्रहण की थी तथा इसने प्रतापपुर नामक एक शहर भी बसाया था। इसके बाद देखिए चंद्रापीड़, तारापीड़ तथा मुक्तापीड़ नामक व्यक्ति जो है शासक बनते हैं और इनके लिए देखिए वज्रादित्य, उदयादित्य और ललितादित्य नामक नामों का भी वर्णन मिलता है। फिर देखिए चीन के सम्राट द्वारा 720 ईस्वी में सम्मानित हुआ था। इसके अलावा देखिए वज्रादित्य के शासन काल में कश्मीर में अरबों का आक्रमण हुआ था। अब देखिए इनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो ललितादित्य मुक्तापीड़ था, जिसने 724 से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया था। यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं एक साम्राज्यवादी शासक था। 733 ईस्वी में इसने देखिए चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भी भेजा था। इसने देखिए तिब्बतियों, कंबोजों, तुर्कों आदि को पराजित किया था और उसकी विजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। यानी इस प्रकार से जब यह विजित करने लगा क्षेत्रों को तो इसका जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा हो गया और इतिहासकारों ने कहा
कि गुप्तों के बाद इसका जो राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली था। विजेता के साथ साथ देखिए ये महान निर्माता भी था। इसने ही देखिए कश्मीर का जो सबसे प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर है मार्तंड मंदिर बनवाया था, तथा कश्मीर में इसने परिहासपुर नामक नगर भी बसाया था। कल्हड़ के द्वारा देखिए इसी शासक को एक प्रसिद्ध राजनीतिक विधान बनाने वाले व्यक्ति का श्रेय दिया गया है। इसकी देखिए एक धारा यह थी कि किसानों के पास एक वर्ष की आवश्यकता से अधिक अन्न तथा खेत जोतने की आवश्यकता से अधिक बैल नहीं छोड़ने चाहिए। यानी यह कहता था कि किसानों के पास एक वर्ष से ज्यादा अनाज नहीं रखना चाहिए और इन्हें खेत जोतने की आवश्यकता से अधिक बैल नहीं छोड़ने चाहिए। उसका कहने का यह मतलब यह था, यह चाहता था कि कृषकों के पास यदि अधिक धन हो जाएगा तो वे राजाज्ञा की अवहेलना कर क्रूर डामर या सामंत बन जाएंगे। यानी इसका कहना था कि किसान जब अमीर हो जाएंगे तो हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे और ये सामंतों की तरह व्यवहार करने लगेंगे, इसलिए वो उनको ज्यादा धनी नहीं होने देना चाहता था। उसके बाद देखिए कल्हड़ के अनुसार इसने पूर्वी प्रदेश में त्रिवर्षीय महत्वाकांक्षी अभियान भी चलाया था और गौड़ देश के 5 सरदारों को इसने पराजित किया था। अपने अभियान से जब यह लौट रहा था तो इसने यशोवर्मन को भी पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यशोवर्मन के दरबारी वाकपति एवं भवभूति को यह अपने साथ कश्मीर ले आया था। इसके अलावा देखिए ललितादित्य ने प्रवरपुर नगर को जलाने की आज्ञा दे दी थी। यूपी के बांदा जिले से देखिए इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं और कहा जाता है कि इसने इस क्षेत्र में या तो अपना शासन स्थापित किया था या यहाँ के लोगों से इसका राजनीतिक संपर्क हुआ करता। इसकी मृत्यु के बाद देखिए कारकोट वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। के बाद देखिए अगला जो शासक था जयापीड बेन्यादित्य था, जिसने 770 ईस्वी से लेके 810 ईस्वी तक शासन किया। इसको देखिए विद्वानों का बड़ा सम्मान करने वाला व्यक्ति बताया जाता है और यह विद्वानों को बहुत ज्यादा महत्व देता था। इसने देखिए साहित्य एवं कला को विशेष प्रोत्साहन दिया तथा कश्मीर में विलुप्त प्राय विद्वाओं को पुनर्जीवित किया। यानी जो कश्मीर में विद्याओं का धीरे धीरे लोपन होता चला जा रहा था, विद्वान यहाँ से चले जा रहे थे, तो इसने फिर से उनको प्रश्रय देना शुरू किया और विद्वानों का सम्मान करना शुरू किया। इसकी सभा में देखिए क्षीर भट्ट, उद्भट, दामोदर गुप्त नामक विद्वान रहा करते थे। इसने देखिए क्षीर स्वामी नामक महाव्याकरण को अपने यहाँ आमंत्रित किया और स्वयं उसके पास बैठकर महाभाष्य का विधिवत अध्ययन किया था। यानी एक महान विद्वान को इसने अपने यहाँ आमंत्रित किया और उसके द्वारा महाभाष्य का विधिवत अध्ययन इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखिए काव्यालंकार सूत्र के जो रचयिता वामन थे उसके मंत्री थे। यह प्रतिदिन देखिए 1 लाख दिनार प्रदान करता था और उसके द्वारा देखिए काव्यालंकार सार संग्रह का जो प्रणेता था उद्भट वह उसके दरबार में रहा करता था। यानी इसके दरबार में रहने वाले जो महत्वपूर्ण विद्वान उद्भट थे उनकी जो रचना है काव्यालंकार संग्रह, उसके लिए यह 1 लाख दिनार प्रतिदिन दिया करता था। उसके अलावा देखिए कुट्टिनी मत के लेखक दामोदर गुप्त इसके प्रधानमंत्री थे। कल्हड़ के द्वारा बताया जाता है कि जयापीड ने देश भर से विद्वानों को कश्मीर में बुला लिया था। यानी पूरे भारत में जितने भी विद्वान थे उन सभी को इसने कश्मीर बुला लिया था। और इसका एक कारण यह भी था कि विद्वानों का सम्मान करता था और दूसरा कारण यह था कि विद्वानों को बहुत खुलकर दान देता था, पुरस्कार देता था, जिसकी वजह से विद्वान इसके यहाँ चले आते थे। इसके देखिए दान देने की वजह से, इतना ज्यादा सम्मान करने की वजह से इसका फल यह हुआ कि इसकी राजधानियों में विद्वानों का अकाल हो गया। यानी अन्य राजधानियां जो थी देश की, वहां पर विद्वान अब बचे ही नहीं थे क्योंकि इसने सभी विद्वानों को अपने यहाँ बुला लिया था। कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि जयापीड एवं पाणिनि में कोई अंतर नहीं है। यानी जो अष्टाध्यायी
रचना की थी पाणिनि ने, तो वो पाणिनि और जयापीठ में कोई अंतर नहीं है, यानी इसको पाणिनि के समान बताया गया है। यह कारकोट वंश का अंतिम शासक भी था, यानी इसके बाद कारकोट वंश का पतन हो गया। अब देखिए अगला जो वंश है कश्मीर का, वो है उत्पल वंश। देखिए कारकोट वंश के पतन के बाद देखिए कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना हुई और इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन नामक व्यक्ति ने की थी। अवंती वर्मन देखिए 855 से 883 ईस्वी तक शासन करता है और इसको एक लोकोपकारी शासक के नाम से जाना जाता है। इसने अपने देखिए योग्य मंत्री सूर्य के साथ शासन किया था, यानी इसका एक योग्य मंत्री था सूर्य और उसी के साथ यह शासन करता था। इसने देखिए अपने क्षेत्र में कृषि की उन्नति के लिए झेलम नदी पर कई नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखिए इसने अवंतीपुर एवं सूर्यपुर नामक नगर भी बसाया था। इसने भी देखिए साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन दिया और अपने देश में साहित्यकारों को सम्मान प्रदान किया। अवंती वर्मन की मृत्यु देखिए उर्सा नामक स्थान पर, जिसको आधुनिक हजारा नाम से जाना जाता है, वहां की जनता से संघर्ष करते हुए हुई थी। अवंती वर्मन की पत्नी सुगंधा नामक महिला थी जो इसकी मृत्यु के बाद संचालिका बनती है। सुगंधा को पैदल सैनिकों के संगठन तंत्रिन के शक्तिशाली दल से लड़ना पड़ा था। इसके दरबार में ध्वन्यालोक का लेखक आनंदवर्धन रहा करता था। बाद में देखिए सुगंधा मंत्रियों द्वारा कैद कर ली गई और अंततः उसको मार डाला गया। तो इस प्रकार से इसकी पत्नी का भी अंत कर दिया गया। इसके बाद देखिए इस वंश के अगले शासक के रूप में शंकर वर्मन आसीन होता है और यह 885 से 902 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए जब अवंती वर्मन की मृत्यु हो जाती है, जब यह शासक बनता है और शासक बनने के बाद इसने देखिए लगातार कई युद्ध किए थे और उन युद्धों के करने की वजह से इसके साम्राज्य में देखिए धन की बहुत कमी हो गई थी और उस धन की कमी को पूरा करने के लिए इसने अपनी प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए थे, जिसके वजह से वहां की जनता की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन यह फिर भी नहीं रुका और इसने अपना खजाना भरने के लिए मंदिरों की संपत्ति को भी लूटा तथा राज्य द्वारा विद्या को दिए जाने वाले संरक्षण में भी कटौती की, यानी विद्वानों को दिए जाने वाला जो खर्च था, संरक्षण था, इसमें इसने कटौती की, विभिन्न प्रकार के कर लगाए, मंदिरों की संपत्ति को लूटा और अपने इन कार्यों के वजह से यह अत्यंत अलोकप्रिय हो गया था। इसके वजह से इसको देखिए क्रूर तथा अत्याचारी शासक भी कहा जाने लगा था। इससे देखिए कल्हड़ ने अपनी रचना में ग्रामीणों की विपत्ति का अग्रदूत भी कहा है। इसने ही देखिए कश्मीर में सबसे पहले अनिवार्य भार वहन की घृणित प्रथा को शुरू किया था। इसने देखिए न केवल धूप आदि की बिक्री से उपलब्ध आय का अपहरण किया, अपितु देख रेख का बहाना कर 64 मंदिरों को सीधे लूट लिया। यानी जो धूप अगरबत्ती मंदिरों में इस्तेमाल की जाती थी उस पर भी इसने कर लगाया था और उस कर में भी इसने धोखाधड़ी की थी। उसके साथ साथ इसने वहां पर 64 मंदिरों को भी लूटा था। इसके बाद देखिए पार्थ नामक व्यक्ति वहां का शासक बनता है और इसका संरक्षक पंगु नामक एक अन्य व्यक्ति था जिसने 917 से 18 के समय कश्मीर में शासन किया था और इन्हीं के समय में कश्मीर में अकाल भी पड़ा था। अकाल के समय देखिए वहां की जो दरिद्र प्रजा थी भूख से मर रही थी, जबकि यहाँ के तंत्रियों, बनियों एवं मंत्रियों ने वहां पर अनाज बहुत ही महंगा करके खूब धन कमाया था। इसके बाद देखिए कल्हड़ कहता है कि अकाल के समय भी राजा उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता था जो तंत्रियों से अधिक धन वसूल करता था। यानी इसमें जितने भी लोगों को सताकर धन लूटा करते थे तो राजा उन्हीं लोगों को अपने यहाँ मंत्री बनाता था जो सबसे ज्यादा लूट खसूट करके उस राजा को देता था। इस प्रकार देखिए प्रजा को उनके हाथों बेच देता था। उसके बाद देखिए पार्थ को मारकर उन्मत्तावंती नामक व्यक्ति
937 से 938 ईस्वी के मध्य शासक हुआ और उसने जयेंद्र बौद्ध बिहार में अपने भाइयों को अन्न जल के बिना तड़पाकर मार डाला। यानी यह भी एक क्रूर शासक ही था। इसने भी लगभग 1.5-2 साल शासन किया था और इसने अपने खुद के भाइयों को ही मार डाला था। इसके अलावा देखिए वह स्त्रियों के गर्भ को काट कर तमाशा देखा करता है। यानी जो गर्भवती स्त्री यदि उसके सामने दिख जाती थी तो वो उसके गर्भ को काट देता था और फिर खूब हंसता था, मजा लेता था। इसके अलावा देखिए यह अपनी प्रजा को कोड़ों से दंड देता था, जबकि इसका जो पुत्र था वह बिच्छू से उनको कटवाता था। यानी दोनों बाप बेटे मिलकर प्रजा को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे और उनसे खूब लूट खसोट करते थे। कल्हड़ कहते हैं कि मैं कठिनाई से अपने काव्य को आगे बढ़ा पाता हूं, क्योंकि राजा की अपवित्र कथा को छूने में वह उतना ही भय खाता है जितना कि एक डरी हुई घोड़ी। यह कह रहे हैं कि मैं अपनी इस रचना को बहुत डर डर के आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके जो कार्य हैं बहुत ही घृणित कार्य हैं और मैं अपने इस रचना में इसका वर्णन कैसे करूं, मैं बहुत डर डर के वर्णन कर रहा हूं, जिस प्रकार से एक डरी हुई घोड़ी आगे बढ़ने से हिचकिचाती है। फिर देखिए इसके पुत्र सूरवर्मन के अत्यंत सच्चित शासन के बाद 939 ईस्वी में उत्पल वंश का अंत हो गया। बाद में देखिए इनका एक पुत्र था सूरवर्मन, लेकिन वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, उसने बहुत कम समय तक शासन किया और 939 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया। इसके बाद देखिए कश्मीर में यस्कर वंश का शासन स्थापित हुआ और 939 ईस्वी में ब्राह्मणों की सभा में सामान्य कुल में उत्पन्न यशस्कर को सम्राट चुना गया। इसके बाद देखिए क्षेमेंद्र गुप्त नामक व्यक्ति इस वंश का शासन बनाया। यस्कर वंश में सबसे पहले यशस्कर नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की और इसके बाद क्षेमेंद्र गुप्त इसका शासक बनता है। क्षेमेंद्र गुप्त देखिए 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसका विवाह हिंदू शाही वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ था। दिद्दा देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला शासिका के रूप में भी प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र गुप्त का देखिए उसकी पत्नी दिद्दा का बहुत ज्यादा प्रभाव था, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है और कहा है कि क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता व्यवहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथों में 50 वर्षों तक रही। यानी जब क्षेमेंद्र गुप्त सत्ता से हट गया तो उसके बाद कश्मीर की सत्ता उसकी रानी दिद्दा के द्वारा ही चलाई गई थी। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि देखिए यह कि महत्वाकांक्षी एवं दुराचारणी महिला शासिका थी। इसकी गणना कश्मीर एवं भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है। इसने देखिए सिक्कों पर अपने नाम के साथ दी तथा दिद्दा अंकित करवाया था, जो दिद्दा के प्रभाव का द्योतक भी है। इसके अलावा देखिए इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का भी अंकन किया गया था। प्रारंभ में इसने देखिए अपने अवयस्क पुत्र अभिमन्यु के संरक्षक के रूप में शासन किया था, फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से कश्मीर पर शासन किया था। यानी जब इसके पति की मृत्यु हो गई तो इसने अपने पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे फिर पूरी तरह से ये अपने अकेले करने लगी। इसने देखिए दिद्वापुरा एवं कंकरपुरा नामक नगरों की स्थापना भी की थी। इसके बाद देखिए इस कश्मीर के क्षेत्र में एक और वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था लोहार वंश। लोहार वंश देखिए इस वंश का अंतिम कश्मीरों के राजवंशों में अंतिम था और इस वंश की स्थापना देखिए संग्राम राज नामक व्यक्ति ने की थी। संग्राम राज जो था उसने देखिए 1003 से 1028 ईस्वी तक शासन किया था और यह रानी दिद्दा का भतीजा बताया जाता है। इसने देखिए अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था, जिसमें तुंग पराजित हो गया था। यानी महमूद गजनवी ने इसको हरा दिया था। इसके बाद देखिए अनंत एवं उसकी पत्नी सूर्यमती ने संयुक्त रूप से शासन किया और इन्होंने दर्द नामक विद्रोह को दबाया था। फिर उसके बाद देखिए इन सब कार्यों के लिए अनंत ने बड़ी मात्रा में कर्ज ले लिया था, यहां तक कि वह परमारों का भी कर्जदार हो गया था। इसकी पत्नी सूर्यमती ने देखिए उसे कर्ज से मुक्त कराया और बाद में अनंत ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद देखिए कलश एवं उसके बाद उसका पुत्र हर्ष शासक बना था। हर्ष देखिए
कहा जाता है कि लोहार वंश के राजाओं में महत्वपूर्ण शासक था। यह स्वयं विद्वान था, कवि था एवं कई भाषाओं तथा विद्याओं का ज्ञाता भी था। कल्हड़ जो है इसी का आश्रित कवि था, यानी कल्हड़ जो था इसी के आश्रित रहते हुए अपनी रचनाओं को लिखा था। इसने बताया है कि हर्ष में सद्गुणों एवं दुर्गुणों दोनों का विचित्र सम्मिश्रण था, यानी यह दुर्गुणी भी था और सद्गुणी भी था। यह अपनी विद्वता के कारण दूसरे राज्यों में भी लोकप्रिय था, परंतु एक शासक के रूप में वह क्रूर तथा अत्याचारी भी था। कल्हड़ ने स्वयं इसके अत्याचारों का देखिए वर्णन किया है। इसी को देखिए इतिहास में कश्मीर का नीरो नामक उपाधि भी मिली हुई है और इस नाम से यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वह सामाजिक सुधारों एवं फैशन के नवीन मानदंडों का संस्थापक माना जाता है। यदि कश्मीर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार किए थे इसने और नए तरीके के फैशन को अपनाया था। इसने भी देखिए अपना खजाना खाली होने पर वहां के मंदिरों को लूटा था तथा प्रजा पर अनेक प्रकार के कर लगाए थे। इसके समय में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी इसने दमन पूर्ण करों को वापस नहीं लिया, यानी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी इसने अपने राज्य में करों को रोका नहीं और लूटपाट जारी रखी। इसके कार्यों से तंग आकर उच्चल एवं सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया और इनके द्वारा 1101 ईस्वी में हर्ष मारा गया। इसके बाद देखिए जय सिंह इस वंश का शासक बनता है और यह इस वंश का अंतिम शासक था। कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण देखिए जय सिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है, यानी कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में जितने ही वंशों का वर्णन किया है उसमें जय सिंह सबसे अंतिम शासक बताया गया है। इसके काल में कश्मीर अपने विशिष्ट शैव धर्म और दर्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से देखिए कल्हड़ के राज तरंगिणी के आधार पर हमने कश्मीर की 4 प्रमुख राजवंशों का अध्ययन किया और इस राजवंशों में आने वाले प्रमुख शासकों के बारे में भी अध्ययन किया और देखा कि इन लोगों ने किस प्रकार से कश्मीर पे शासन किया था और कश्मीर की जनता इनसे किस प्रकार से प्रभावित थी। तो कुल मिलाकर हम लोग देखिए आज की क्लास में 5 महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में अध्ययन किया और उनकी विशेषताओं और उपलब्धियों को देखा। तो आज की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारी चीजों को आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखा होगा, समझा होगा। तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।